नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम के द्वारा हम प्लस टू की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की स्थापना थी वो तानाशाही राज्य व्यवस्था के उग्र रूप के रूप में लगभग 2008 में पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 1991 के चुनाव के बाद इसमें मूल रूप से जो लोकतंत्र की स्थापना थी वो हो पाई थी। इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो नेपाल और श्रीलंका में जो संघर्ष हुआ था उसमें लोकतंत्र की किस तरीके से स्थापना वो हुई थी उसके ऊपर रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा था। तो समय के प्राचीन दौरों के साथ साथ अगर देखा जाता है तो इसका वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत नेपाल को हिंदू राष्ट्र है वो माना जाता है और इसके कई साल का जो संवैधानिक इतिहास है वो राजतंत्र है वो रहा है। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टी तथा आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे थे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई थी। और जिस तरीके से राजतंत्र की स्थापना की गई थी तो काफ़ी अधिक मात्रा में धीरे धीरे वर्तमान दौर के बाद जो लोगों के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए लोकतंत्र के शासन है वो आवाज़ उठानी शुरू कर दी और धीरे धीरे इसमें जो लोकतंत्र की राह थी वो राजतंत्र के द्वारा अवरुद्ध है वो कर ली गई थी। यानी कि राजा कभी भी ये नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना हो पाए। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में लोकतंत्र सरकार का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा था। 1990-91 के आसपास है वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजा ने लोकतंत्र की जो बात है वो मान ली, लेकिन ये जो स्थिति रही थी काफ़ी भयानक और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा इसका जो डेवलपमेंट है वो हो पाया था। 1990 के दशक में राजा नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए थे। माओवादी राज्य और सत्ताधारी अभियान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह चाहते थे। तो माओवादी के द्वारा जो माओविस्ट थे वो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम के द्वारा अपनी बात को मनवाना चाहते थे और राजतंत्र की स्थापना के अलावा अपनी जो तानाशाही थी वो स्थापना वो करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो इनके बीच में काफ़ी अधिक मात्रा में जो संघर्ष की स्थिति थी वो चलती रही थी और काफ़ी राजा और उनकी सेना और लोकतंत्र के समर्थकों के द्वारा जो त्रिकोणीय इनके बीच में जो संघर्ष था वो चला था। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दी। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने ख़त्म कर दिया था। तो वहाँ के राजा ने 2002 के अंदर जो पार्लियामेंट बनाएगी तो उसको भंग करने के बाद उन्हें राजशाही राजा की स्थापना थी वो कर ली थी। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षित लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी अलग बड़ी जीत हासिल कि जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल है वो किया। तो वहाँ के जब उस समय के राजा थे राजा ज्ञानेंद्र ने लगभग 2006 के आसपास जो लोकतंत्र के समर्थक लोगों ने काफ़ी संघर्ष करने के बाद
जो संसद को बहाल करने की जो कोशिश थी तो 2006 के आसपास है वो एक्टिव हो पाई। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर हिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधनों 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। तो ये मूवमेंट चलाया था वो 7 पार्टियों ने मिलकर 7 पार्टी अलायंस कहा जाता है, जिसमें माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। उन सभी के द्वारा इस गठबंधन को किया गया था, यानी कि लोकतंत्र की बहाली के लिए। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ से विधानसभा का गठन हुआ। तो जैसा ही आपको पता है कि 2006 के पास जो संविधान सभा संसद को गठित करने के लिए या संसद को बहाल है वो कर दिया गया था। तो बहाल करने के बाद, संसद को बहाल करने के बाद संविधान का निर्माण करवाने के लिए एक पूरी की संविधान सभा थी वो गठित है, वो की गई थी, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण है वो करवाया जा सके। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ने की बात मान ली थी। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही थी, तो इनका जो बैकग्राउंड की अगर देखा जाता है तो नेपाल के अंदर राजतंत्र काफ़ी मात्रा में जो एक्टिव है वो रहा था। और इसी के अंतर्गत जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करने के बाद माओवादी नेताओं ने इस पूरे समूह में संघर्ष की रीति को अपनाकर लोकतंत्र की बहाली के लिए शस्त्र छोड़ने की जो बात है वो मान ली थी। यानी कि वो चाहते थे कि ये नेपाल शांतिप्रिय देश बना रहे और यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करें। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्संरचना के कार्यक्रम को शामिल किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में शामिल होकर हर दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। जो आर्थिक संरचना थी उनकी बनाने की संरचना थी नेपाल के अंदर, वो भारत के जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है ठीक उसी तरीके से थी। तो आर्थिक परिसंरचना के कार्यक्रम को शामिल करने के लिए, यानी कि सभी को इक्वल समान समायोजन करने के माध्यम के द्वारा ये जो संरचना शामिल की गई थी, माओवादियों द्वारा जो बात कही गई थी वो संविधान के आमूलचूल परिवर्तन के खिलाफ थी। और 7 दलों के जो गठबंधन के अंदर जो शामिल हुए थे वो माओवादी के इस बात से सहमत है वो नहीं थे। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत आशंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। 2015 में नेपाल में नया संविधान है वो अपना लिया गया था। जो परिघटना अपनाई गई थी ठीक उसका जो रिलेशन था, संबंध था, वो भारत के घटनाक्रम के साथ माओवादी और अन्य उसके आंदोलनकारी थे वो भारत के साथ जोड़ना चाहते थे। और लगभग ये जो उसकी परिघटना थी वो लोकतंत्र को 2008 में समाप्त करने के बाद जो भारत का जिस तरीके से संविधान को लागू किया गया था, तो ठीक उसी तरीके से नेपाल के अंदर 2015 में उसका अपना संविधान को शामिल या बना लिया गया था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, अब ये बात आ जाती है नेपाल की तरह किस तरीके से श्रीलंका में भाषागत आधार पर और जातीय संघर्ष है वो किस तरीके से पनमा और किस तरीके से वह लोकतंत्र की स्थापना है वो हो पाई। हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना थी और न ही राजतंत्र थी। श्रीलंका की जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र है वो बनाया जाए। यानी कि जिस तरीके से भारत के अंदर भाषागत आधार पर राज्यों का गठन है वो किया जाता है और इसी के आधार पर पंजाब के कुछ समुदायों के द्वारा पंजाब को अलग एक खालिस्तान राज्य की मांग करने की जो देश की स्वतंत्रता की मांग है वो की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी कुछ खालिस्तान समर्थक के जो हमारी कालावानी के आसपास जो पंपलेट है वो बांटे गए थे उसके अंदर मिले थे। इस कार्रवाई को चलते हुए 1984 में देखा जाता है जब भिंडरावाला का जो एक देशद्रोह के मामले के अंतर्गत उनका नरसंहार है वो किया गया था, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि देश के अंदर ही एक राज्य को अलग राज्य से करने के बाद उनको स्वतंत्रता की मांग है या स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग है,
वो की जाती है। ठीक इसी तरीके से ही श्रीलंका के अंदर एक क्षेत्र को अलग क्षेत्र का दर्जा देकर उसको राष्ट्र की मांग करने की जो रणनीति है वो कार्य कर रही थी, जिसके अंदर एक अलग ही एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की स्थापना करने की मांग है वो की जाती है। आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सीली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा था। यानी कि पुराने टाइम के अंदर श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, जिसके अंदर सिहली समुदाय के लोगों का अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व होने की वजह से ज़्यादा वो दबदबा रहता है। और तमिलों की भी यही प्रॉब्लम रहती है। कुछ भारतीय समाज से संबंधित लोग अब वो श्रीलंका में गए हुए हैं, तो कुछ सिहली और तमिल लोगों की जो स्थिति है वो भयानक रहती है, क्योंकि सिहली जनसंख्या में ज़्यादा है और तमिल लोग जनसंख्या में कम है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आप बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। यानी कि जो लोग तमिल आबादी में बसे हुए हैं, जो सिंहली लोग हैं, वो इन सभी लोगों के खिलाफ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का ही है। तो वहाँ के मूल निवासी जो सिंहली है, उनका यह मानना है कि जो तमिल लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं बाहर से, यानी कि भारत से, उन लोगों के समुदाय के लोगों का यहाँ किसी भी तरीके से स्थायित्व प्रदान है वो नहीं दिया जा सकता, और ना ही उन्हें किसी भी तरीके से रियायतें हैं वो प्रदान है वो की जा सकती है, और ना ही उन्हें संविधान के द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान है वो की जानी चाहिए। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव ने उग्र तमिल राष्ट्रवाद की बात बुलंद हुई। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका सेना के साथ संघर्ष कर रहा था। तो वहाँ एक तमिलों के लिए बनाया गया जो मूवमेंट था, वो जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे कहा गया था, उसके माध्यम के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में सरकार और तमिलों के बीच में संघर्ष है वो चल रहा था। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था, तो उन्होंने एक अलग राज्य की मांग करने के लिए एक पूर्वी जो हिस्सा था उसके ऊपर लिट्टे का नियंत्रण था, और वो तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग है वो कर रहे थे। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी थी। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंका तमिलों के हितों की रक्षा करें। यानी कि जो तमिल लोग गए हुए हैं श्रीलंका के अंदर, उनका सभी का जुड़ाव है वो भारतीय समाज और तमिलनाडु से माना गया है। और उनके जो यहाँ की जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के यहाँ के तमिल निवासी हैं, उनके पूर्वज ही वहाँ श्रीलंका में गए हुए हैं। और जब ये उन पर ज्यादती की जा रही थी श्रीलंका के द्वारा, सिंहली लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था और तमिलों को नहीं दिया जा रहा था, तब वहाँ के श्रीलंका के तमिलों ने भारत के तमिलों से सरकार से उपेक्षा करके भारत की सरकार से, श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने का आग्रह किया। तो इस तरीके से उनके हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कहीं ना कहीं श्रीलंका की सरकार से जुड़ी हुई थी। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश है वो की है, क्योंकि तमिलों के जो पूर्वज है वो भारत के तमिलों से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की भारतीय सरकार ने कई बार श्रीलंका के सरकार से उन तमिलों की सुरक्षा करने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए काफ़ी अधिक बार उनकी जो हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की थी। लेकिन 1987 में भारतीय सरकार तमिलों के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है वो हुई थी, तो उनके बीच में भारत सरकार 1987 के अंदर पूर्ण रूप से इस पक्ष के लिए सहमत है वो हो पाई थी। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। अब उनके एक बीच क्या हुआ कि 1987 के बाद भारत और श्रीलंका के बीच में एक जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ, और जिसके माध्यम के द्वारा भारतीय सेना श्रीलंका में भेज दी गई शांति स्थायित्व करने के लिए। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंका जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों को दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस है वो बुला ली थी।
तो जब ये सेना उनको भेजा गया था तो उस समय कहीं ना कहीं श्रीलंका सरकार को ये लगा कि ये जो भारतीय सेना वो हमारे इंटरनल मैटर के अंदर दखलंदाजी कर रही है। तो इसी दखलंदाजी को बीच में भारतीय जो सेना थी वो 2 साल के अंदर 1999 में जो शांति सेना के नाम से जिसको भेजा गया था वो वापिस अब बुला ली गई थी। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चित्रण था अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई वीआई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से वापस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अतः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे का खात्मा कर दिया गया। तो जिस तरीके से ये हिंसक स्थिति थी वो आपस के बीच में चल रही थी और लगभग इसी का रूप है वो नॉर्वे और आइसलैंड के अंदर भी देखा गया था, जिसके अंदर काफ़ी इंटरनल जो मैटर है वो उनके बीच में अग्रेसिव है वो हुआ था। तो इसी से रिलेटेड 2009 के अंदर लिट्टे को ही श्रीलंका सरकार के द्वारा जो प्रभाकरण था उनको ख़त्म करने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद लिट्टे का खात्मा है वो कर दिया गया था। संघर्षों में चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका में अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया गया। श्रीलंका के वृद्धि दर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। तो जिस तरीके से संघर्षों की स्थिति चल रही थी उसके बावजूद भी अगर देखा जाता है आर्थिक वृद्धि और विकास के दर में श्रीलंका ने काफ़ी जो वृद्धि हासिल की है और ख़ास करके जनसंख्या की वृद्धि दर के नियंत्रण करने के लिए श्रीलंका का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा अधिकतर देशों के विकासशील देशों में श्रीलंका का स्थान है वो प्रथम आता है। दक्षिण एशिया में देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है वो किया था। तो दक्षिण एशिया की जब बात की जाती है श्रीलंका के द्वारा ही सबसे पहले उदारीकरण की जो नीति है वो श्रीलंका के द्वारा ही अपनाई थी। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि बच्चों जब दूसरे देश के उद्योगों को इंडस्ट्री को कम से कम अवरोध लगाना और दूसरे देशों या उस देश की उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उसमें टैक्स या कुछ रियायतें हैं वो कम करना। गृह युद्ध से गुजरने के बाद कई सालों से इस देश के प्रति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावर को झेलकर भी श्रीलंका के लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम है वो रखी है। तो जिस तरीके से ये व्यवस्था को अपनाया जाता है काफ़ी जीडीपी दर के मामले में अगर देखा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका एशिया के अंदर अगर ये बात की जाती है तो श्रीलंका का काफ़ी जो स्तर है नाम है जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर आता है। और इसके बावजूद जितने भी इंटरनल संघर्ष होने की स्थिति को अगर देखा जाता है तो श्रीलंका की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कायम करने के लिए या पूरे स्ट्रक्चर को अपनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक जो ज़रूरी सूचना है कि जिस तरीके से आपका जो सिलेबस है सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो 30% तक रिड्यूस है वो कर दिया है इंटरनल और एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी। ये आई थिंक आपको सूचना मिल गई होगी और अगर नहीं है तो आपको वीडियो के थ्रू मैं आपका सिलेबस है वो अवेलेबल करवा दूँगा। तो 30% का मतलब ये होगा हर सब्जेक्ट के अंदर आपका लगभग 20 से 30% आपका सिलेबस है वो कम कर दिया गया है इस कोरोना महामारी की वजह से ही। जिस तरीके से ये कोरोना महामारी विश्वव्यापी फैल रही है तो आई थिंक इसमें जो स्कूल ओपन करने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है जब तक ये स्थिति है वो मैनुअल ना हो जाए या नॉर्मल ना हो जाए, क्योंकि अभी तक जो भारतीय समाज सोसाइटी के अंदर अगर इनकी आंकड़ों की बात की जाए तो काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें बढ़ोतरी है वो हो रही है। तो इसी की वजह से ही सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस है वो कम किया गया है और आई थिंक आपका जो सिलेबस है वो कम होने की वजह से ही आपका इंटरनल और एनुअल एग्ज़ाम उसी पैटर्न के आधार पे होगा। तो बच्चों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आप ये सिलेबस ज़रूर कम कर दिया गया लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में आपका जो टोटल सिलेबस दिया गया है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसकी पढ़े हुए आप बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो आगे के टॉपिक से नहीं बना पाओगे। ठीक, आप पढ़ लोगे और आप एनुअल और इंटरनल के लिए भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा जब तक आप इसको पूरा इंटायर सिलेबस है आप नहीं पढ़ पाओ। तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप
हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं, इसको जितना हो सके इतना कर लेते हैं, जितना हमारी एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। आपको उसके नोट्स बना लिए हैं या आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए उतनी ही प्रिपरेशन करना जितनी आपके लिए ये अनाउंस किया गया है या बनाया गया है। तो जब तक आपके स्कूल नहीं ओपन हो जाते तो आप ठीक है, अभी लॉकडाउन है, स्कूल लॉकडाउन है, समय का लॉकडाउन तो नहीं मान सकते हम किसी भी तरीके से कि समय तो आपको पूरा का पूरा 24 घंटे मिल रहे हैं। आप स्कूल ना आने की वजह से जो आवागमन था ठीक है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको टाइम तो ज़्यादा मिल पा रहा है ना, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, 6-8 घंटे 10 घंटे तक आप पढ़ पा रहे हो। तो इसलिए हम कोशिश तो यही करेंगे कि पूरा सिलेबस करें और पूरा सिलेबस पढ़ें, लेकिन पूरे सिलेबस पढ़ने के अलावा हम सिर्फ रिवीजन उतने सिलेबस की करेंगे जितना हमारे लिए सीबीएसई ने रिक्वायरमेंट किया है। तो बाकी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा कि जितना आप पढ़ पाओ उतना आपके लिए अच्छा हो पाएगा। तो आई होप आपको सिलेबस होगा वो अवेलेबल करवा दूँगा। बाकी जो भी क्वेरी होगी आप मेरे नंबर पर कर सकते हो या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। और लेकिन आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को तो सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेक्चर के साथ, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।